झारखंड में इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों ने अपने बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री समेत तमाम मुख्यमंत्रियों ने, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रचार प्रसार का काम शुरू किया है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से पहली बार आज राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, राहुल गांधी ने सिमडेगा और लोहरदगा में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। इन दोनों जगहों पर राहुल गांधी ने अपने उसी पुराने अंदाज में भाषण दिया। वो भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। ऐसे में अब जब मतदान 4 दिनों का शेष रह गया है तो देखना है कि बार बार एक ही बात करने वाले इन नेताओं के तरफ जनता कितना भरोसा करती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात करते हुए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और स्वयं पूरे चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को जिताने के लिए कई नुक्कड़ सभाएं की, तो उन्होंने सभी विधानसभा वासियों से, मतदाताओं से भी अपील रामनिवास रावत को जिताने की। उन्होंने कहा, जिस तरह से अब तक श्योपुर का विकास हुआ है, अब आगे भी सरकार इसके लिए परिपक्व होगी और आगे भी वह इस पूरे श्योपुर जिले का विकास करेगी। साथ ही उन्होंने आज छठ पूजा की भी शुभकामना दी और सभी देशवासियों को छठ पूजा पर्व मनाने के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने इस चुनाव के दौरान ऐतिहासिक जीत की भी बात कही और उन्होंने कहा, यह विधानसभा उपचुनाव जो होने जा रहा है उसमें हम भाजपा पार्टी ऐतिहासिक जीत करने जा रही है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। विधानसभा उपचुनाव जारी है और मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार यहां अपनी नजर बनाए हुए हैं और नजर बनाने के साथ वह लगातार यहां चुनाव प्रचार देख रहे हैं। आज वहां लोग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं। सर, उपचुनाव जारी है, चारों तरफ भाजपा है। छठ पूजा नहीं, छठ पूजा का जो आनंद है वो हमारे आस्था को बढ़ाता है और सनातन संस्कृति को विश्वास बनाता है। दोनों पर सर बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। प्रचंड बहुमत की बात मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रहे हैं। दोनों विधानसभा जीतने का वह दम रख रहे हैं और चुनाव जीतने की भी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ मेल मुलाकात कर आज वह अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, विजयपुर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दावा किया है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और बिहार में होने वाले उपचुनाव में चारों सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हो गई। तेजस्वी यादव के इस कॉन्फिडेंस के पीछे कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की एकता है, जिसका हवाला देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो एनडीए को पटखनी देंगे। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने जिस अंदाज में अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का मुद्दा उठाया है, उसको लेकर भी तेजस्वी यादव हमलावर थे। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। शायद यही वजह है कि अयोध्या में बीजेपी हारी और इससे भी सबक नहीं ले पाई है। जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनको जो है जनता तो सबक देगी ही देगी, ऊपर भगवान भी सजा देगा। तो आपने एक बात समझिए, आज बहुत खास दिन है। पता नहीं कितने लोगों को याद है कि नहीं याद। आज 8 नवंबर के दिन नोटबंदी की गई थी। आज नोटबंदी की बरसी है। नोटबंदी के बरसी के अवसर पर हम जितने लोग नोटबंदी में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाने का काम किया, आज उनको हम लोग याद करते हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह पर हमला किया। जो गिरिराज सिंह जो बकवास की बात बोलते हैं, टेक्सटाइल पार्क दिलवा दिए क्या बिहार में? अरे पहले टेक्सटाइल पार्क दो बिहार को, फिर बात की बात। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले काशी में पोस्टरवार जारी है। एक तरफ
भाजपा के पक्ष में पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सपा के पक्ष में भी लगातार पोस्टर लगाए जा रहे हैं। और यह नया पोस्टर वाराणसी के वरुणा पुल के समीप लगाया गया है, जिसको आलोक सौरभ ने लगाया है। ये समाजवादी छात्र सभा के प्रवक्ता है और इस पोस्टर में ऐसा दिखाया जा रहा है कि अखिलेश यादव महाभारत के सारथी के रूप में दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके पीछे अर्जुन के रूप में राहुल गांधी को दिखाया गया है। और इसमें बाकायदे लिखा गया है 2024 संकल्प, यानी जो चुनाव होने वाला है उसमें ये संकल्पित हैं 9 की 9 सीट जीतने का, जबकि लक्ष्य 2027 को रखा गया है। इनका कहना था कि हम 2024 को संकल्प लिए हैं कि 9 की 9 विधानसभा को जीतकर हम दिखाएंगे, जबकि हमारा लक्ष्य 2027 है और 2027 में सपा एक तरफा सरकार बनाएगी। हमारा लक्ष्य है 2027 विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना। विकास की जो लहर 2012 से 2017 तक चल रही थी, वही लहर दोबारा चले प्रदेश में, इसी को ध्यान में रखते हमने पोस्टर लगवाया है। हालांकि इनका संकल्प और लक्ष्य कितना पूरा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में लगातार पोस्टर वार जारी है और जगह जगह पर ऐसे पोस्टर देखे जा रहे हैं। ऐसे पोस्टर वार से किस पार्टियों को कितना लाभ मिलेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पोस्टर वार से राजनीतिक माहौल गर्म है। कैमरा पर्सन अभिनव के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। विकसित गुजरात में 70 नगर पालिकाओं की हालत खस्ता हो गई है। हालत ऐसी हो गई है कि नगर पालिकाओं के पास बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं है। नगर पालिकाओं को करीब 311 करोड़ रुपए बिजली विभाग को देना है और ऐसे में बिजली विभाग लगातार उनको ताने दे रहा है और नगर पालिकाएं बिल भरने में असमर्थ नजर आ रही हैं। ऐसे में अधिकांश नगर पालिकाओं में स्ट्रीट लाइट बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। लचर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के चलते गुजरात में नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति एकदम खस्ता हो गई है। अधिकांश नगर पालिकाओं का खजाना खाली हो चुका है। राज्य में जानकारी के मुताबिक 57 नगर पालिकाओं के द्वारा 311 करोड़ रुपए का बिजली का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते इन नगर निगमों में स्ट्रीट लाइट बंद होने का खतरा मंडरा रहा है और कभी भी यह शहर अंधेरे में डूब जाएंगे। राजस्व में गिरावट के कारण नगर पालिकाएं आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। पानी सहित विभिन्न करों में वसूली में नगर निगम व्यवस्था सख्त नहीं होने के कारण आमदनी लगातार गिरती जा रही है और वहीं चुनाव के मद्देनजर जनप्रतिनिधि कड़क उगाही करने से नगरीय प्रशासनों को रोकते हैं। ऐसे में नगर पालिकाओं की आय का जरिया लगातार घट रहा है और टैक्स की रकम बढ़ाने का प्रस्ताव हालांकि पहले दिए जा चुके हैं, लेकिन सरकार इसको खुद लागू करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर एक बार फिर 2023 के चयनित शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी मैदान में आ चुके हैं और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश भर के तमाम भर्ती शिक्षक परीक्षा के पात्र शिक्षक आज राजधानी भोपाल पहुंचे और बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने उन्होंने सड़कों पर डेरा जमा लिया है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी तमाम सारी प्रक्रियाओं के तहत उनको नौकरी में भर्ती प्रक्रिया को चालू करने का आश्वासन दे रहे हैं, मगर उसके बाद भी जो आंदोलनकारी हैं वो सड़कों पर डटे हुए हैं और उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाए। दो परीक्षाएं वो पास करके आए हैं और उनकी भर्ती प्रक्रिया नहीं होने से आज भी वो बेरोजगार हैं और तमाम सारे पद रिक्त हैं। जो आंदोलनकारी शिक्षक हैं उनका कहना है कि अगर 20,000 पद निकाले जाते हैं तो उनकी भर्ती हो सकती है और जो चयनित सूची है उसकी भी क्लियरेंस हो सकती है, मगर भर्ती प्रक्रिया कहीं ना कहीं पूरी नहीं होने के कारण वो नाराज हैं और अब वो सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। चयनित शिक्षक हैं वो अब सड़कों पे आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने, ये बड़ी संख्या में प्रदेश भर के चयनित शिक्षक हैं जो यहाँ पहुँचे हैं और अपनी तमाम सारी मांगों को लेकर ये धरने पे बैठ गए हैं। आज इनका आंदोलन लगातार जारी है। हम इनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग दो परीक्षा क्वालिफाई करके बैठे हैं, उसके बावजूद भी जब पोस्ट ही नहीं है तो क्वालिफाई परीक्षा का क्या मतलब है? पोस्ट ही नहीं है, पोस्ट उतनी सी निकली है जिसमें क्या परीक्षा पास की थी आपने? हम 2023 में 2023। और रिजल्ट कब आया था? रिजल्ट फरवरी में आया था 2024 में। मतलब 8 महीने हो गए। हाँ 8 महीने हो गए। मेरी मांग यही है सरकार से कि सरकार ने गेस्ट वालों के लिए सीधा सीधा ये कहा कि आप परीक्षा दीजिए
तब परीक्षा में आप पास होंगे, आपको 25% सीट दी जाती है, उसमें आप अपनी जगह बनाइए। हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जगह तो दीजिए। 25% आप किस चीज़ का देंगे जब सब्जेक्ट में पदों की संख्या ही 0 है, तो हमें किसका 25% मिलेगा? सर आप 35% आरक्षण कहाँ देंगे जब हमारी पोस्ट ही इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कहाँ देंगे? सर मेरी 3rd रैंक है पूरे मध्य प्रदेश में और उसमें मैं बेटिंग में हूँ, कहाँ से आप मेरे को आरक्षण दे दिए? 35% आरक्षण कहाँ दे रहे हो आप सर? सर अगर जो महिलाओं के लिए गवर्नमेंट मेरी बोलती है कि मैं योजनाएं ला रही हूँ, तो सर कहाँ योजनाएं होती तो हम सड़क पे नहीं होते सर मेरी यही पुकार है कि मेरी 20,000 पदों की मांग की जाए, हमें पद वृद्धि कर दे। इस बार तो हम पद वृद्धि लेके जाएंगे और इस बार आंदोलन के द्वारा वो सरकार को झुकाने की रट लगाए हुए हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। वाराणसी में 2 दिनों पूर्व वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत भदैनी इलाके में सामूहिक हत्याकांड में वाराणसी पुलिस अब एक नए रास्ते पर देखी जा रही है। आपको बता दूं कि राजेंद्र गुप्ता का कल रात उनके परिवार सहित अंतिम संस्कार किया गया। उस अंतिम संस्कार के वक्त पूरा क्षेत्र गमगीन रहा। लेकिन अगर जांच की बात करते हैं तो वाराणसी पुलिस अब इस मामले में जहां राजेंद्र गुप्ता के भतीजे विक्की गुप्ता को संदिग्ध मान करके तथा उसको हत्यारा मान करके जांच कर रही है, वहीं उसके लिए 6 टीमें लगाई गई हैं विक्की गुप्ता को खोजने के लिए। लेकिन अगर एक नई बात इसमें अभी उभर करके आ रही है कि राजेंद्र गुप्ता के हत्या से 2 दिन पूर्व उस इलाके में 4 लोग देखे गए थे तथा राजेंद्र गुप्ता के अगल बगल भी वही 4 व्यक्तियों को देखा गया था, जिस 4 व्यक्तियों को आज वाराणसी पुलिस ने मुंबई में गिरफ्तार किया है। अब देखने वाली बात होगी कि इन 4 लोगों से क्या तथ्य निकल करके सामने आता है जब वाराणसी पुलिस जांच करेगी। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के डीसीपी काशीजोन बंसवाल ने बताया कि अंतिम संस्कार राजेंद्र गुप्ता के परिजनों का किया गया है तथा विक्की गुप्ता की खोज लगातार निरंतर जारी है। ये टीमें अलग अलग गोपनीय जगहों पर भेजी गई है जहाँ जहाँ संदिग्ध की लोकेशन मिल पा रही है और तकरीबन 6 टीमें अभी इस वक्त सिर्फ अभियुक्त की तलाश में है और बाकी कुल 4 टीमें जो हैं बाकी एविडेंसेस कलेक्ट करने में लगी हुई। इसमें क्योंकि सिर्फ रिवेंज एक मोटिव नहीं है, साथ में जो प्रॉपर्टी है वो भी एक सामने मोटिव आ रहा है इसमें। अब देखने वाली बात होती है कि वाराणसी पुलिस राजेंद्र गुप्ता के हत्यारों का कब गिरफ्तारी करती है तथा पूरे मामले का खुलासा करती है। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग बिमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। बिहार के तरारी में जनसुराज पार्टी के पोस्टर फाड़े जाने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने इनडायरेक्टली सरकार को जमकर लताड़ लगाई। प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला करते हुए कहा, अपराधियों का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें पता नहीं है कि प्रशांत किशोर कौन है। यहाँ अपराधियों का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का दबदबा रहा है और हम लोग कोई अपराधी तो है नहीं, बाहुबली है नहीं, तो स्वाभाविक है कोई सामने से आएगा तो उसको डराने का प्रयास किया ही जाएगा। लेकिन वो प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं। ऐसे ऐसे सैकड़ों अपराधियों को उल्टा करके टांग देंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। हम डरने वाले किसी से नहीं हैं। आपको बता दें बिहार के 4 विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, उसमें तरारी में भी उपचुनाव हो रहा है। वहां पे जनसुराज पार्टी का पोस्टर फाड़ा गया जिसको लेकर के प्रशांत किशोर ने जमकर हमला किया, जमकर लताड़ लगाई। हालांकि उन्होंने अपराधियों को कोट करते हुए ये बात बोली है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। साइबर ठगी इन दिनों एक आम बात हो गई है। हर किसी के साथ साइबर ठगी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अब चिंता की ज़रूरत नहीं है। इंदौर की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने पिछले अक्टूबर माह में 1,98,00,000 रुपए यानी लगभग 2 करोड़ रुपए की रिकवरी ठग लोगों से करके और उन लोगों तक पहुंचाई है जिनके साथ ठगी हुई थी। 150 से ज़्यादा आवेदकों ने सिटीजन कॉप और विभिन्न माध्यमों से क्राइम ब्रांच को अपने साथ हुई ठगी की जानकारी दी थी। उसके बाद साइबर सेल ने पड़ताल करते हुए उन ठगों तक पहुंचे और अब ठगी की राशि बरामद करके पीड़ित लोगों तक पहुंचाई है। ये अभी तक का जो क्राइम ब्रांच का एक रिकॉर्ड है जिसमें कि 1 महीने में 1,98,00,000 रुपए की राशि वापस कराई है। ये बेसिकली वो राशि है जो कि साइबर फ्रॉड में वापस कराई गई है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि पहले तो पूरी सतर्कता रखें ताकि आपके साथ साइबर ठगी ना हो। उसके बाद भी यदि कोई ठगी की घटना होती है तो हेल्पलाइन नंबर या ऑनलाइन शिकायत करके अपनी शिकायत पुलिस तक पहुंचाएं, जिससे कि ठगों को सबक सिखाया जा सके। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। छठ के महापर्व की आज समाप्ति हुई
इस उत्साह को मनाने के लिए लोगों की हुजूम हर तरफ दिखाई दी। फिर चाहे वो यूपी हो, बिहार हो या मुंबई, सभी जगहों पर छठ के महाउत्सव को लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस समय हम अंधेरी के चांदीवाली क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ पर लोगों ने पूजा पाठ कर लिया और अपने अपने घर की तरफ वापसी कर रहे हैं। ये पूरा महापर्व 4 दिन का होता है। खान नहान से उसके बाद खरना, फिर 2 दिन का निराजली व्रत होता है और आज सूर्य भगवान को जल देने के बाद इस व्रत की समाप्ति होती है। सूर्य उदय जब होता है तब जल अर्पित किया जाता है नदी में खड़े होकर और उसके बाद इस पूरे व्रत की समाप्ति होती है। इस दौरान जो छठ व्रती होते हैं वो 36 घंटे का व्रत रखते हैं। पूरी दिन हम लोग निराजल रहते, शाम को फिर मीठा भोजन बना के फास्ट को पहला दिन छोड़ते, दूसरा दिन हम लोग पूरा निराजल रहते, 24 घंटा कुछ पानी नहीं, कुछ खाना नहीं। फिर आज के दिन सूर्य उदय के दिन फिर बाद में हम लोग उनका उदय होने के बाद फिर हम लोग वो फास्ट छोड़ते। अभी अपने घर जाने के बाद से फिर हम लोग पानी ग्रहण करेंगे। मनाने की जो प्रक्रिया है वो आज खत्म हुई और लोग काफी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।